जिगर ट्यूटोरियल्स। माय सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 10। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द एज ऑफ रेवोल्यूशन, मीन्स 1830 से 1848 तक फ्रांस और उसके साथ अदर टेरिटरीज में क्या क्या चेंजेस आए थे और कैसे आए थे। इसमें हम स्टोरी देखे थे फ्रांस की, बेल्जियम की और साथ ही पढ़े थे अबाउट द ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीस कैसे इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ा और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ। इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? तो इस लेक्चर में हमें देखना है अबाउट रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म कॉन्सेप्ट कहां से आता है? देखो, जो भी हमारी बेसिकली स्टोरीज होती हैं, पोइट्रीज होती हैं, म्यूजिक्स वगैरह होती हैं, अभी प्रेजेंट में अगर आए तो प्रेजेंट में जो हमारी मूवीज बनती हैं अलग अलग थीम पे बेस्ड क्यों बनती हैं? तो अलग अलग जो हमारी मान लो कोई देश प्रेम से रिलेटेड देशभक्ति मूवीज बन रही हैं, ठीक है, तो वो हमारे अंदर हमारे कंट्री के प्रति जो हमारा अफेक्शन है, लव है, उसको जनरेट करने के लिए बनती हैं उन थीम्स पे। तो ये भी एक तरीके का रोमांटिसिज्म है। सेम वे में उस एरा में बेसिकली 19th सेंचुरी के आसपास ये वहां पे यही कॉन्सेप्ट आया था, जो वहां पे स्टोरीज थी, जो वहां की म्यूजिक्स थी, इसका हेल्प लेके लोग वहां के जो भी पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, ये वहां के कॉमन लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जनरेट करना चाहते थे। वही चीज होता है रोमांटिसिज्म। अब एग्जैक्ट देखते हैं कि रोमांटिसिज्म की डिफिनीशन क्या है, रोमांटिसिज्म की मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, रोमांटिसिज्म एक तरीके का कल्चरल मूवमेंट है। कल्चरल मूवमेंट का मतलब कि ये एक वहां की जो संस्कृति है उससे रिलेटेड कोई मूवमेंट है। वहां की संस्कृति, वहां के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, वहां के जो भी कल्चर है उसको बूस्ट करने के लिए, लोगों के अंदर कल्चरल सेंटिमेंट्स जनरेट करने के लिए एक तरीके का मूवमेंट था रोमांटिसिज्म। क्या था? इट इज अ कल्चरल मूवमेंट विच साउथ टू डेवलप क्या? विच साउथ टू डेवलप अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। पार्टिकुलर टाइप ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का क्या मतलब है? तो वहां पे जो नेशनल सेंटिमेंट इस रोमांटिसिज्म के द्वारा जनरेट हो रहा था वो उसका एक पार्टिकुलर टाइप था। क्या टाइप था? तो वहां पे जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जनरेट हो रहा था वो बेसिकली वहां के कल्चर से रिलेटेड था। कल्चरल सेंटिमेंट जनरेट हो रहा था, वहां के लैंग्वेज से रिलेटेड था, वहां के ट्रेडिशन से रिलेटेड था। ठीक है, किस तरीके का सेंटिमेंट था? तो पार्टिकुलर सेंटिमेंट था। अभी तक क्या देखे कि रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट विच साउथ टू डेवलप अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ठीक है, आगे विच साउथ टू डेवलप अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। जो भी वहां पे कारण और विज्ञान था उसको ये लोग क्रिटिसाइज करते थे। मीन्स वहां के जो आर्टिस्ट थे, जो पोएट्स थे उस टाइम, वो इसको मीन्स बूस्ट नहीं करना चाहते थे, वो इसको नहीं मानते थे। रीजन और साइंस जो था इसको वो नहीं मानते थे, इसको वो क्रिटिसाइज किया करते थे। और मानते किसको थे? तो फोकस्ड ऑन इमोशंस, लोगों की भावनाओं पे फोकस था इनका। मेन फोकस किस पे था? लोगों के इमोशंस पे था। इंट्यूजन, इंट्यूजन क्या होता है? INTUI, इंट्यूजन। इंट्यूजन का मतलब होता है कि लोगों की जो भी अपनी थिंकिंग है, ठीक है, लोगों की पर्सपेक्टिव, लोगों की क्या थिंकिंग थी उस टाइम, इस चीज पे भी ये फोकस करते थे। और तीसरा मिस्टिकल फीलिंग्स। मिस्टिकल फीलिंग्स का मतलब देखो, मिस्ट्री पता है, रहस्य। मिस्ट्री का मतलब रहस्य में होता है। मिस्टिकल फीलिंग्स का मतलब रहस्यमय फीलिंग्स जो थी। जैसे अभी हमारे कंट्री में क्या है कि गॉड को लेके भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसे ही। और उस टाइम भी कुछ मिस्ट्रीज थी, लोगों की भगवान या गॉड, जो भी वहां पे क्रिश्चियंस लोग थे तो क्रिस्ट के प्रति कुछ फीलिंग्स रही होगी। तो जो भी इन लोग की रहस्यमय, जिसके बारे में कुछ क्लियर नहीं था, ऐसी जो भी फीलिंग्स थे इस पे ये लोग फोकस करते थे। अभी तक क्या देखा? तो रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट, एक कल्चरल मूवमेंट था विच साउथ टू डेवलप अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। एक पार्टिकुलर टाइप का नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लोगों के अंदर डेवलप करना चाहता था। क्रिटिसाइज्ड द रीजन एंड साइंस, रीजन और साइंस को ये क्रिटिसाइज कर रहा था। एंड फोकस्ड ऑन द इमोशंस, इंट्यूजन एंड मिस्टिकल फीलिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि रोमांटिसिज्म की डिफिनीशन क्या है। अब रोमांटिसिज्म के काम करने का तरीका क्या था? रोमांटिसिज्म जो था, रोमांटिक फीलिंग्स जो था लोगों के अंदर जनरेट करने के लिए, ये किसका सहारा लेते थे? अब आर्टिस्ट हैं, पोएट्स हैं, तो ये लोग ऑफकोर्स आर्ट और पोइट्री का ही हेल्प लेंगे। ठीक है, तो आर्ट, पोइट्री, स्टोरी, म्यूजिक एंड लैंग्वेज वर द प्लेड
वर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उस टाइम पे आर्ट, पोइट्री, स्टोरी, म्यूजिक और लैंग्वेज जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अब आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा आर्ट, पोइट्री, स्टोरी और म्यूजिक कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। कैसे कर रहा था? जो वहां पे उस समय आर्ट बन रहे थे, जो भी पेंटिंग्स वगैरह बन रही थी, उसमें ये नेशन से रिलेटेड कुछ चीजों को डिपिक्ट करते थे। नेशन से रिलेटेड चीजों को उसमें बनाते थे, दर्शाते थे, जिससे जब लोग पेंटिंग को देखते थे तो उससे लोगों को अपने नेशन के प्रति नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट होती थी। इसका एक एग्जांपल आप चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हो, अबाउट द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। किस तरीके से फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग जो थी वो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करने में हेल्प की थी। तो उसी तरीके से आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक, स्टोरी, ये सारी चीजें जो थी वो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स जनरेट कर रही थी। और साथ ही साथ एक और फैक्टर था जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो था वहां का लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ये आगे देखेंगे। फिलहाल आगे क्या है, ये तो हो गया कि दिस वर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आगे देखो, एक यहाँ पे फिलोसोफर्स थे, जर्मन फिलोसोफर, जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड। बोलते हैं जॉन, स्पेलिंग है जोहान, स्पेलिंग याद रखना जोहान, JOHANN, जॉन गॉटफ्राइड। गॉटफ्राइड मतलब GOT नहीं, GOTT, जैसे वहां पे डबल N लास्ट में लगा हुआ है, GOTTFRIED, गॉटफ्राइड, जॉन गॉटफ्राइड। गॉटफ्राइड एक में है, तो क्या है जॉन गॉटफ्राइड कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज जॉन गॉटफ्राइड। तो जॉन गॉटफ्राइड वाज अ जर्मन फिलोसोफर, ये जर्मनी के एक फिलोसोफर थे, ठीक है। जॉन गॉटफ्राइड वाज अ जर्मन फिलोसोफर हु ट्राइड टू डेवलप या डिस्कवर जर्मन कल्चर, हु ट्राइड टू डिस्कवर जर्मन कल्चर अमंग कॉमन पीपल्स। जो वहां के जर्मनी के कॉमन लोग थे, लोकेलिटी के लोग थे, आम आदमी लोग थे, उन लोगों के अंदर ये जर्मन कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते थे। उन लोगों के अंदर जर्मन सेंटिमेंट्स जो है, जर्मन कल्चर के प्रति जो फीलिंग है उसको बूस्ट करना चाहते थे, ठीक है। तो हु वाज जॉन गॉटफ्राइड? ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर हु ट्राइड टू डिस्कवर द जर्मन कल्चर अमंग कॉमन पीपल। अब ये तो समझ गए कि जॉन गॉटफ्राइड जर्मन कल्चर को कॉमन पीपल में डिस्कवर करना चाहते थे, डालना चाहते थे, या फिर उसको प्रिजर्व करना चाहते थे। पर कैसे? तो डिस्कवर जर्मन कल्चर अमंग कॉमन पीपल थ्रू किसकी हेल्प से? तो फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क पोइट्री एंड फोल्क डांसेस। फोल्क का मतलब क्या होता है? फोल्क का मतलब लोक, लोक का मतलब जो वहां पे प्रचलित था उस टाइम पे, जो भी वहां के लोकगीत थे, लोक कथाएं थे, लोक नृत्य थे, ठीक है। लोक नृत्य वगैरह सुने होंगे, जो वहां पे, जैसे पहले क्या था कि पहले के ट्रेडिशन ऐसे थे कि वहां पे कुछ प्रचलित कथाएं हुआ करती थी, प्रचलित गाने हुआ करते थे, तो उस चीजों को फोल्क बोला जाता था, ठीक है। तो फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क पोइट्री, फोल्क डांसेस की मदद से ये लोगों के अंदर अपने कल्चर के प्रति सेंटिमेंट जनरेट करना चाहते थे। अब कैसे? तो वही वाली बात है कि जो भी वहां पे फोल्क सॉन्ग्स अब बनेंगे, लोकगीत जो भी बनेंगे, उसमें कंट्री से रिलेटेड, अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से रिलेटेड चीजें इन्वॉल्व कर दी जाएंगी, जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद लोगों के अंदर उस चीज के प्रति सेंटिमेंट जनरेट होंगे, ठीक है। तो हुआ जॉन गॉटफ्राइड, ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर हु ट्राइड टू डिस्कवर जर्मन कल्चर अमंग कॉमन पीपल, हु ट्राइड टू डिस्कवर जर्मन कल्चर अमंग कॉमन पीपल थ्रू किसकी हेल्प से? तो थ्रू फोल्क सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड डांसेस, ठीक है। अब एक चीज देखो कि ये जितने भी वहां के पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, ये आपको इतना तो पता है कि पोएट्स, आर्टिस्ट क्या करते हैं? आर्ट बनाते हैं, पोएट्री लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, ये सारे काम करते हैं। लेकिन इन लोग के काम करने में अब जो रोमांटिसिज्म की फीलिंग्स जनरेट करने वाला जो वे था, उसमें कुछ ऐसा था जो एक यूनिक था। क्या? ये लोग बेसिकली किस पे फोकस करते थे, किस चीज पे इंफेसाइज करते थे? तो दे इंफेसाइज ऑन वर्नाक्युलर लैंग्वेज। इनकी जो भी फोल्क सॉन्ग्स थे, फोल्क स्टोरीज थे, वह वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आने लगे। वर्नाक्युलर लैंग्वेज क्या होता है? तो ये वर्नाक्युलर सिंपली कह सकते हो स्थानीय भाषा जो होता है, लोकल लैंग्वेज, एक लोकेलिटी से बिलोंग करने वाला लैंग्वेज। अगर किसी लोकेलिटी में इन्हें अपनी स्टोरी को जनरेट करना है, प्रेजेंट करना है, जो भी फोल्क स्टोरीज हैं, फोल्क सॉन्ग्स हैं, ये जिस लोकेलिटी में जनरेट करना है, वहां की जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, लोक भाषा जो है, लोकल भाषा कह सकते हो, ठीक है, लोकल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में ये अपनी स्टोरी को पब्लिश करते थे, उस लैंग्वेज में अपनी सॉन्ग्स को गाते थे, ठीक है। तो एम्फेसाइज ऑन वर्नाक्युलर लैंग्वेज एंड फोल्कलोर्स। फोल्कलोर्स क्या होता है? पौराणिक कथाएं, जो वहां की
पहले से ट्रेडिशनल स्टोरीज थी, पौराणिक कथाएं थी, उस चीज पे भी ये फोकस करते थे। अपनी जो भी फोल्कलोर्स हैं उसको अपने सॉन्ग्स में, अपने पेंटिंग्स में ये इन्वॉल्व करते थे। जैसे अभी हमारे ट्रेडिशन में मान लो अगर हिंदू ट्रेडिशन का जो रामायण वगैरह है वो इन्वॉल्व कर दिया जाए किसी गाने में, किसी स्टोरी में, तो हम लोग जो भी हिंदू लोग हैं इन लोग के सेंटीमेंट्स जनरेट होंगे। मान लो मुस्लिम ट्रेडिशन जो है, मुस्लिम ट्रेडिशन से रिलेटेड कोई चीज किसी स्टोरी में आ जाए तो उन लोग के सेंटीमेंट्स उसके प्रति जुड़ जाएंगी। तो ऐसा ही कुछ करने के लिए वो लोग उस समय फोल्कलोर्स जो थे, पौराणिक कथाएं जो थी, उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करते थे। तो रोमांटिसिज्म वाले लोग किस पे फोकस करते थे? तो एम्फेसाइज ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, जो भी वहां के लोकल लैंग्वेज थे, एंड फोल्कलोर्स, जो पौराणिक कथाएं। देखो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि रोमांटिसिज्म में आर्ट, म्यूजिक और जो भी सॉन्ग्स, पोइट्रीज, इन सब का क्या रोल था। और एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने बताया था, लैंग्वेज का भी रोल था, वो अभी तक हम नहीं देखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लैंग्वेज का क्या रोल था, लैंग्वेज कैसे इन्फ्लुएंस किया था लोगों को इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, लैंग्वेज का बेसिकली एक एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे, और एग्जाम्पल है हमारा पोलैंड का। देखो पोलैंड की एक छोटी सी स्टोरी समझ लो कि 1795, कब? 1795 में पोलैंड जो था, पोलैंड टेरिटरी, वो 3 पार्ट्स में बट गया था। 1795 के बाद पोलैंड मैप से बिल्कुल मिट गया था। पोलैंड 3 अलग अलग टेरिटरीज में जाके मिल गया था। कौन सी 3 टेरिटरीज थी? तो वो था प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। देखो जो हम यूरोपियन पावर्स पढ़ चुके हैं बैटल ऑफ वाटरलू में, PRAB, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ठीक है, उसमें से जो PRA था, मींस ईया वाला जो 3 कंट्री था, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये 3 यहाँ पे आता है। पोलैंड 1795 में प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया के एमंग बट गया था और खुद का एग्जिस्टेंस जो था, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो खो दिया था। मैप से बिल्कुल पोलैंड गायब हो चुका था। 1795 की बात है। ठीक है, अब 1795 में जब पोलैंड गायब हो गया पूरी तरीके से, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, तो वहां के लोग अब रशियन बन गए, कुछ लोग प्रूशियन बन गए, कुछ लोग ऑस्ट्रियन बन गए। बट हुआ क्या? देखो इन 18th सेंचुरी पोलैंड पार्टीशनड इनटू 3 पार्ट्स, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बट नेशनलिस्ट फीलिंग्स केप्ट अलाइव, वहां पे वो पूरा एग्जिस्टेंस पोलैंड का खत्म हो गया, पोलैंड नाम की कोई जगह रही नहीं गई, बट स्टिल नेशनलिस्ट फीलिंग केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। जो भी म्यूजिक था, जो भी लैंग्वेज था, उसके थ्रू वहां पे जो उन लोग की नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो अभी तक अलाइव थी। ठीक है, नेशनलिस्ट फीलिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे नेशनलिस्ट फीलिंग, अब मान लो अगर हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया पे किसी अदर कंट्री का राज हो जाता है, कब्जा हो जाता है, तो क्या हम पूरी, मान लो ब्रिटेन का कब्जा हो गया, तो क्या हम ब्रिटिशर्स हो जाएंगे? नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे? जब तक हम अपना लैंग्वेज फॉलो करें, अपना कल्चर फॉलो करें, अपना ट्रेडिशन फॉलो करें। ठीक है, जब तक हम अपना ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तब तक हम अपने कस्टम को, अपने ट्रेडिशन को प्रेजर्व करके रख पाएंगे। अब देखो वहां पे भी यही हुआ, पोलैंड का एग्जिस्टेंस तो पूरी तरीके से खत्म हो गया, बट स्टिल वहां पे लोग अपना लैंग्वेज, जो पोलिश लैंग्वेज था, उसी को यूज करते थे। वहां पे जो भी म्यूजिक वगैरह बन रही थी वो अभी भी उनके वर्नाक्युलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, पोलिश लैंग्वेज में ही बन रही थी, जो कहीं ना कहीं उन लोग को अपने जो नेशन था, पोलैंड जो था, उसको पोलिश लैंग्वेज के थ्रू सेंटिमेंट जो था, मीन्स नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो थी वो जनरेट किया था। क्या था कि नेशनलिस्ट फीलिंग केप्ट अलाइव, एग्जिस्टेंस खत्म हो गया बट नेशनलिस्ट फीलिंग केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो आपने देखा कि किस तरीके से लैंग्वेज की वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग स्टिल वहां पे जनरेट रही और लोगों के अंदर जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स था वो बना रहा। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया। देखो पोलैंड 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ये तीनों पार्ट की बात है। तीनों पार्ट में लैंग्वेज की वजह से नेशनलिस्ट फीलिंग अलाइव रही। पर अब यहाँ पे इसके आगे हम एक स्पेशल पार्ट की बात करेंगे, वो पार्ट है रशियन ऑक्यूपाइड पोलैंड। जो पोलैंड का पार्ट रसिया में जाके मिल गया था, वहां की बात करेंगे। वहां पे क्या हुआ, तो इन रसियन पोलैंड मतलब रसिया में ने जो पोलैंड ऑक्यूपाई किया था, पोलैंड का जो पार्ट रसिया में मिल चुका था, वहां पे क्या हुआ, पोलिश बैंड, मीन्स पोलैंड का जो अपना ओरिजिनल लैंग्वेज था पोलिश, उसको बैन कर दिया गया।
पोलिश वॉज बैंड एंड रसियन वॉज इम्पोज्ड। रसियन लैंग्वेज जो था उसको इम्पोज किया गया कि नहीं अब सारा काम जो है वो रशियन लैंग्वेज में होगा, पोलिश लैंग्वेज बिल्कुल बैन हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, इन 1831 आर्म्ड रेबेलियन स्टार्टेड। आर्म्ड रेबेलियन क्या था, देखो इसका भी एक स्टोरी है छोटा सा। हुआ क्या था 1830 में, ठीक है, 29 नवंबर 1830 से ये आर्म्ड रेबेलियन शुरू हुआ था। हुआ कैसे था, तो आपने सुना है कि जुलाई में रेवोल्यूशन हुआ था, कहाँ पे, फ्रांस में। फ्रांस में एज ऑफ रेवोल्यूशन में पढ़े हो कि जुलाई में फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद उसका कुछ इफेक्ट बेल्जियम पे भी पड़ा था। तो जिस टाइम फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम ये रसियन जो थे ये फ्रांस का सपोर्ट करने के लिए, फ्रांस में रेवोल्यूशन को दबाने के लिए अपनी तरफ से कुछ आर्मी भेजना चाहते थे। और कौन सी आर्मी, तो वो पॉलिश आर्मी, जो पॉलिश लोग थे, पोलैंड के लोग थे, उन लोगों के थ्रू, मतलब जो पोलैंड के आदमी लोग थे इनकी आर्मी में, रशियन आर्मी में, उन लोगों की मदद से ये फ्रांस में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसको दबाना चाहते थे, सुप्रेस करना चाहते थे। तो जिस टाइम इन लोगों को वहां पे भेजा जा रहा था फ्रांस में, उस टाइम ये लोग रेबेल शुरू कर दिए। रेबेल कैसे शुरू किए, तो ग्रैंड ड्यूक नाम का एक इनका उस समय का रशिया का आर्मी जनरल था, आर्मी का लीडर था, उसी पे ये लोग अटैक कर दिए। जो पोलिश लोग थे, पोलिश आर्मी थी, वो उन्हीं लोगों पे अटैक कर दी। और बाद में मीन्स देखो अटैक करने के बाद ग्रैंड ड्यूक जो था वो पकड़ा तो नहीं गया, वो वुमेन्स के कपड़े में, कहा जाता है ये एक स्टोरी है कि वुमेन क्लोथिंग में ये फरार हो गया। ये मरा नहीं, ये फरार हो गया। और इनफैक्ट इनकी जो रेबेल थी, जो यहाँ पे पढ़ रहे होगे आर्म्ड रेबेलियन जो शुरू हुआ था, ये भी सुप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, सक्सेसफुल नहीं रहा। बट स्टिल वहां पे हुआ क्या, लोगों के पास मीन्स आर्म्स वगैरह आ गए थे, तो लोग रेबेलियन शुरू कर पाए थे, ठीक है। तो 1831 में आर्म्ड रेबेलियन शुरू हुआ जिसको क्रश कर दिया गया। क्रश कैसे किया गया, तो जो रशियन आर्मी थी उसने इनके जो रेबेलियन थी उसको दबा दी और खत्म कर दी। ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट ऑनवर्ड इसके बाद क्या हुआ, वहां पे जो लोग थे यूज्ड लैंग्वेज एज वीपन। अब वहां के लोग जो भी ये पोलिश लैंग्वेज था उसको अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। यूज्ड ऑनवर्ड दे यूज्ड मींस पोलिश पीपल यूज्ड पोलिश लैंग्वेज एज वीपन, हथियार की तरह यूज करना शुरू किया पोलिश लैंग्वेज को। और हुआ क्या, तो पोलिश वाज बीइंग यूज्ड इन चर्चेज। जो भी वहां के चर्चेस थे उसमें जो कलर्जी लोग थे, कलर्जी कौन थे, तो जो चर्चेस से बिलोंग करते थे, तो जो भी वहां के कलर्जी लोग थे, चर्च से बिलोंग करते थे, उन लोगों ने पोलिश लैंग्वेज को अपने चर्चों में यूज करना शुरू किया। तो पोलिश वाज यूज्ड इन चर्चेस गैदरिंग, चर्च में जो लोग इकट्ठा होते थे, इकट्ठा करने के लिए, गैदरिंग करने के लिए पोलिश लैंग्वेज का यूज होना शुरू हुआ। और साथ ही रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, जो भी धार्मिक इंस्ट्रक्शंस था, धर्म से रिलेटेड जो भी निर्देश लोगों को दिए जाते थे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो थे, इसके लिए भी अब पोलिश लैंग्वेज का यूज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि फिर से एक बार जो लैंग्वेज था वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा था लोगों के अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग जनरेट करने के लिए, ठीक है। देखो ये जो था ये बेसिकली क्रिश्चियंस जो थे, उनके जो चर्च में कलर्जी लोग थे, ये लोग बेसिकली यूज कर रहे थे पोलिश लैंग्वेज को। तो इसके बाद क्या हुआ, प्रिस्ट एंड बाइशॉप्स, प्रिस्ट पता है जो चर्चेस से रिलेटेड, जो हम लोग के जैसे साधु संत होते हैं वैसे चर्चेस से जो रिलेटेड होते हैं उनको प्रिस्ट वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिस्ट एंड बेसिकली उसमें जो होते हैं पोप होते हैं क्रिश्चियन के हेड। तो प्रिस्ट एंड बाइशॉप, बाइशॉप एक तरीके से उनका क्रिश्चियनिटी का जो हेड होते थे, क्रिश्चियनिटी धर्म के, उन्हीं को कहा जाता था बाइशॉप्स। एक तरीके से बोल सकते हो कि बाइशॉप्स और पोप जो है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड थे, ठीक है। तो बाइशॉप्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बाइशॉप्स पोप को ही कहा जाता था एक तरीके से, ठीक है। तो प्रिस्ट एंड बाइशॉप्स जो थे, जो पोलिश लैंग्वेज को अपने चर्चेज में यूज कर रहे थे और रिलीजियस गैदरिंग्स में यूज कर रहे थे, उनको दे वर सेंट टू जेल एंड साइबेरिया, जेल में भेज दिया गया और साइबेरिया भेज दिया गया। साइबेरिया क्यों भेजा गया, साइबेरिया रशिया का एक ऐसा प्लेस है जो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, वहां पे नॉर्मली लाइफ सरवाइव करना, जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, बहुत कोल्ड पड़ता है, एक्सट्रीम कोल्डनेस। और जब समर सीजन आता है, तो समर सीजन भी आता है वहां पे, ऐसा नहीं कि समर सीजन आता नहीं है, पर समर सीजन में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। मीन्स वहां का जो क्लाइमेट है ना वो ड्रामेटिकली चेंज होता है, एकदम अजीबोगरीब तरीके से वहां पे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिस्ट एंड बाइशॉप्स वर सेंट टू जेल एंड साइबेरिया।
साइबेरिया में भेजा गया और उन लोगों को जेल में भेजा गया एज अ पनिशमेंट। ठीक है, कि पूरा जो रेबेलियन था, ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन, ये तो अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसको क्रश कर दिया गया। बट इसके ऑनवर्ड जो था, इसके बाद वहां के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जो था, वो लैंग्वेज के थ्रू, वहां के म्यूजिक के थ्रू बना रहा। और कब तक बना रहा? जब तक ये लोग फाइनली इंडिपेंडेंट नहीं हो गए, पोलैंड री एग्जिस्ट नहीं हो गया। पोलैंड री एग्जिस्ट कब हुआ? तो टोटल 123 ईयर्स तक पोलैंड वैनिस्ड रहा, मैप से गायब रहा। 1795 में गायब हुआ था। ठीक है, तो 1795 से 123 ईयर्स मींस 1918 तक ये मैप से गायब रहा। और फाइनली 1918 में सेकंड रिपब्लिक, सेकंड पोलैंड रिपब्लिक फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो 1795 में ये गायब हुआ था पोलैंड, और 1918 में रीएग्जिस्ट हुआ। हालांकि ये चैप्टर का टॉपिक नहीं है, पर बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेबेलियन खत्म हो गया और नेशनलिस्ट का फीलिंग बना रहा। तो इस वे में आपने देखा कि किस तरीके से लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किस चीज में, इन मेंटेनिंग द नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स, नेशनलिज्म फीलिंग। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।